दिशोम गुरु शिबू सोरेन को डीडी झारखंड की ओर से श्रद्धांजलि। ये हम आज 1 घंटे का ये प्रोग्राम कर रहे हैं, दिशोम गुरु को समर्पित है और उनके जो संस्मरण है, किस तरीके से उन्होंने झारखंड आंदोलन के एक प्रणेता बने और उनका जो करीब 60 वर्षों का राजनीतिक कैरियर रहा है, उस पर हम बात करेंगे और समझेंगे। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे हम कराते हैं। मधुकर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। वरिष्ठ पत्रकार हैं और उस दौर में जब शिबू सोरेन यहाँ पर सक्रिय हुआ करते थे, उस दौर की पत्रकारिता इन्होंने की है। हमारे साथ शफीक अंसारी जी हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये शिबू सोरेन के मीडिया एडवाइजर रहे हैं। तो इनसे भी समझेंगे कि किस तरीके से शिबू सोरेन के साथ उनका जो काम करने का अनुभव रहा है वो किस तरीके का रहा है। हमारे साथ विनोद कुमार जी हैं, वो स्वतंत्र पत्रकार हैं। इनसे भी हम समझेंगे, उनके संस्मरण जानेंगे कि किस तरीके से शिबू सोरेन का जो दौर था वो झारखंड में किस तरीके का उनका दौर था। लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं वो तस्वीर जिसके जरिए हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो 81 वर्षों का उनका जो सफ़र रहा है, ये जो लाइफ की जर्नी रही है, वो किस तरीके से चली है। तो एक प्रोफाइल के जरिए आपको हम वो दिखाते हैं। गुरुजी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड से की थी। उन्होंने 70 के दशक में भूमिगत रहकर टुंडी में आदिवासियों को गोलबंद किया था। इस दौरान उन्होंने वहां के महाजनों और सूदखोरों के खिलाफ संघर्ष छेड़ा था। इस आंदोलन को लोगों ने धनकटनी आंदोलन का नाम दिया था। इसी आंदोलन में टुंडी के आदिवासियों ने शिबू सोरेन को दिशोम गुरु का दर्जा दिया था। 4 फरवरी 1973 को धनबाद में विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। वर्ष 1977 में शिबू सोरेन बतौर निर्दलीय उम्मीदवार टुंडी विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद वे टुंडी से गिरिडीह होते हुए संताल परगना पहुंचे और वहां के लोगों में राजनीतिक और सामाजिक चेतना जगाने में जुट गए। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष की शुरुआत की और दुमका को अपनी कर्मभूमि बनाया। गुरुजी पहली बार वर्ष 1980 में दुमका से लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने वर्ष 1989, 1991 और 1996 में भी दुमका का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। गुरुजी पहली बार 8 जुलाई 1998 से 18 जुलाई 2011 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वहीं दूसरी बार 10 अप्रैल 2002 से 2 जून 2002 तक और तीसरी बार 22 जून 2020 से 4 अगस्त 2025 तक वे राज्यसभा सांसद रहे। वर्ष 2002 में उन्होंने दुमका लोकसभा सीट से उपचुनाव भी जीता और राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। वह 2004 में फिर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में केंद्रीय कोयला मंत्री के पद को सुशोभित किया। वर्ष 2005 में शिबू सोरेन पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस दौरान उन्होंने महज 9 दिनों तक इस पद को सुशोभित किया और विश्वास मत प्राप्त करने में विफल होने के कारण उन्हें 11 मार्च को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद गुरुजी वर्ष 2008 से 2009 और 2009 से 2010 के दौरान भी झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। झारखंड आंदोलन के पुरोधा और सामाजिक न्याय की आवाज शिबू सोरेन आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संघर्ष और योगदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। देख रहे थे किस तरीके से शिबू सोरेन ने झारखंड आंदोलन की शुरुआत की, वो किस तरीके से सामाजिक क्रांति के भी यहाँ पर्याय बने। इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आगे आप भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरे देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे लोग सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे और वहां पर उन्होंने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी है। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन पहले एक कमेंट हम लेते हैं मधुकर जी से। मधुकर जी, आपके अनुभव शिबू सोरेन के साथ कैसे रहे? देखिए, मेरा तो शुरुआत हुआ 1974 में यहाँ रांची में पत्रकारिता का जी, 84 में जी, लेकिन उसके पहले 74-75 में जो जेपी मूवमेंट चल रहा था, जी, उस मूवमेंट में ये मुलाकात करने गए थे जेपी से। जेपी ने ही बुलाया था कि कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे।
तो झारखंड इनका वो था। तो उन्होंने कहा कि भाई जो मूवमेंट चल रहा है पूरे देश में, व्यापक संपूर्ण क्रांति का मूवमेंट चल रहा है, उसमें बदलाव की गुंजाइश है, उसमें आपकी बात भी रखी जाएगी। और जेपी ही एकमात्र उस समय नेता थे जो छोटे राज्यों का वो हाँ, छोटे राज्य के लिए सबसे ज़्यादा उन्हीं का दबाव रहता था। उसी समय रांची से ये छात्र संघ के लोग जो थे, नवनिर्माण समिति थी यहाँ पर, नवनिर्माण समिति के लोग भी गए थे, जिसमें एक डॉक्टर भी थे, आजकल इंग्लैंड में है, रिटायर कर गया शायद। तो वो सारे लोग मिल करके बैठ करके बात कर रहे थे जेपी के साथ। और मैं बेतिया से आया था इसलिए कि हमको प्रोग्राम लेना था जेपी का। तो जेपी के प्रोग्राम के लिए तो वहीं सजदा वो ने बताया कि ये लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के साथ बैठ जाओ आप, इसलिए उसके अलावा कोई टाइम नहीं है आपके पास। तो वहाँ से जानते हैं फिर जब हम 84 में यहाँ आए पत्रकारिता करने के लिए, तो ज्ञान जी के यहाँ इनकी बैठकी होती थी। शिबू सोरेन, सूरज मंडल, ये क्या नाम, निर्मल महतो, शैलेंद्र महतो, मूल रूप से ये लोग ज्ञान जी के यहाँ बैठकी करता है। और ज्ञान जी के यहाँ ही लगभग सारी स्ट्रेटजी बनती थी। ज्ञान जी उस समय कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। और रांची प्रवास के दौरान सीसीएल गेस्ट हाउस और ज्ञान जी का घर, यही दो जगह था जहाँ की इन लोगों का अपना आना जाना सबसे ज़्यादा लगा रहता था। वहाँ से राजनीति चलती थी। जब ये मूवमेंट, झारखंड मूवमेंट थोड़ा सा बल पकड़ा, जब झारखंड समन्वय समिति बनी, हमको लगता है कि अबाउट 87-88 में, और आंसू सूरज सिंह बेसरा आए, प्रभाकर तिर्की आए, देवशरण भगत आए, तो उस समय इन लोगों ने अपना छात्र संघ बनाया था आंसू को, कि छात्र संघ के रूप में ये काम करेगा, और काम किया भी। मैंने जिस तरीके से आंसू ने मूवमेंट चलाया, उसका बहुत जोर दबाव पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट पर। सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपेल होना पड़ा, स्टेट गवर्नमेंट को भी कंपेल होना पड़ा कि कोई चारा नहीं है बगैर कुछ दिए हुए। तो लालू प्रसाद जी की सरकार में फिर आकर के वो झारखंड स्वायत्त परिषद वगैरह बना उसके बाद में। तो फिलहाल तो ये संस्मरण है। दूसरे की मेरा मानना ये है कि ये आदमी जो है कॉमन मैन जिसको बोलते हैं, आपको याद होगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में लक्ष्मण एक वो निकालते थे, कार्टून निकलता था, उसमें कॉमन मैन रहता था। एकदम कॉमन मैन के रूप में कभी भी कोई कहीं भी मिल सकता है। इनसे सुनेंगे, करने लायक हुआ तो कर देंगे, नहीं सीधा जवाब भी दे, देखो भाई हमसे नहीं हो सकता है, दूसरा कहीं जाकर के देखो वो कर सकता है तो करे। ये इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि मैं भी जब पहली बार रांची आया तो आसानी से मेरी मुलाकात शिबू सोरेन जी से हो गई। शफीक अंसारी जी बहुत नज़दीक से रहे हैं, उनके साथ रहे, आप मीडिया एडवाइजर रहे। कुछ वैसे संस्मरण जो कहे कि अब तक छुपे हुए रह गए, जो बाहर निकल के नहीं आए, कुछ साझा कीजिए। देखिए, शिबू सोरेन दो चीज़ों के सख्त खिलाफ थे। एक तो जो आदिवासियों में हड़िया जी शराब पीने का आदत थी, उसको वो ख़त्म करना चाहते थे। और उसके खिलाफ भी थे बहुत कि ये शराब पी करके, हड़िया पी के लोग अपना जीवन यापन ख़राब कर रहे हैं लोग। जब मुख्यमंत्री बने थे तो एक फैसला भी लिया था कि जो सड़क किनारे जो लोग शराब बेचती हैं महिलाएं, उनको रोज़गार से जोड़ा जाएगा। लेकिन ये इसको अमली जामा नहीं पहना पाया, इसलिए कि 6 महीना के बाद ही उनकी सरकार गिर गई। दूसरे वो ज़मीन बिक्री करने के खिलाफ थे, खास करके आदिवासी वर्ग में उस वक्त बहुत जो है ज़मीन बेचने की परंपरा थी। ज़मीन बेच करके अपना खाने पीने में उसको बर्बाद करते थे। उनका कहना था कि ज़मीन बेच दीजिएगा, जीवन भर भूखे मरिएगा। ज़मीन है तो अनाज उत्पादन करके आप कम से कम जीवन यापन कर सकते हैं। अगर वही हाथ से निकल गया तो फिर न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। जी चलिए ठीक है, आपसे आगे हम और भी लेंगे, कुछ और भी तस्वीरें दिखाएंगे। विनोद जी, आपके क्या संस्मरण है? और उस दौर में जब आप पत्रकारिता करते थे, तो शिबू सोरेन का दौर और आपकी पत्रकारिता को किस तरीके से उस समय अगर हम जोड़ें कि क्या ऐसे आपके संस्मरण या अनुभव रहे हैं? शिबू सोरेन से मेरा बहुत लंबा संपर्क रहा है और परिचय रहा है, क्योंकि हम बोकारो में रहते थे। जी जब ये चुनाव हार गए इंदिरा गांधी की लहर में, जी और वो आके मूलतः वो फिर बोकारो में ही रहा करते थे। जी और वहाँ तो शिबू सोरेन के बारे में मेरे मन में शुरू से आकर्षण था। हम लोग 74 मूवमेंट में रहे हैं और पोटका में हम बहुत दिन तक काम किए थे कार्यकर्ता के रूप में। उसी समय शिबू सोरेन की धनकटनी आंदोलन जो था वो देश भर में वो चर्चित था। धर्मयुग, दिनमान जैसी पत्रिकाओं में उस पर किस्तवार निकलता था। तो एक आकर्षण तो था ही। जब पत्रकारिता में आ गए और वहाँ गए तो बोकारो गए तो इनसे संपर्क शुरू हो गया। उस समय शिबू सोरेन चूँकि हार के आए थे, उतना पॉपुलर
तो थे, लेकिन राजनीति में उतने पॉपुलर नहीं थे। तो हमारे जैसे लोग, हम प्रभात खबर की तरफ से वहाँ थे स्टाफर, तो हम लोग, लेकिन चूंकि इनके प्रति आकर्षण था तो इनके पास जाया करते थे। छोटा मोटा कार्यक्रम भी होता था तो होता तो था, जाते थे। जैसा कि मधुकर जी भी बोल रहे हैं कि किस तरीके से वो कॉमन मैन की भूमिका में थे, और आपके जो अनुभव और संस्मरण है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप उन पर एक किताब भी आप लिखे हैं, तो उसकी भी हम अपने दर्शकों के साथ उसको शेयर करेंगे कि उसमें आपने क्या कुछ वैसी चीज़ें लिखी हैं जो लोगों को जाननी चाहिए। इस बीच आपको हम दिखाते हैं कि चूँकि आज सुबह में उनका निधन हुआ है शिबू सोरेन जी का, और सर गंगाराम हॉस्पिटल जो वहाँ पर है दिल्ली में, वहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पहुँचे थे वहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। तो हम चाहेंगे कि हमारे तो ये वो तस्वीरें आपके सामने हम साझा कर रहे हैं। राष्ट्रपति पहुंची है अस्पताल में, और तस्वीर में कल्पना सोरेन भी दिख रही हैं। उन्होंने बाकायदा, राष्ट्रपति ने वहाँ पर हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की और ढांढस बंधाया कि किस तरीके से उनके परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचे अस्पताल, और वहाँ पर उन्होंने शिबू सोरेन को, दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि व्यक्त की। आज 81 वर्ष की उम्र में शिबू सोरेन जी का निधन हो गया है, और ये कई, जो कह सकते हैं करीब 1-1.5 महीने से वो बीमार थे और दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे, और लगातार केयर करने के लिए वहाँ उनके सुपुत्र और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार वहीं मौजूद भी रहे। तो ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि इनका कद कितना बड़ा था, और वो किस तरीके से सब लोगों के लिए एक तरीके से उनको लोग मानते भी थे और उनका एक इमेज भी था। तो ये वो तस्वीरें बयां कर रही है कि प्रधानमंत्री भी पहुंचे, राष्ट्रपति भी महामहिम ने पहुंचकर वहां पर ढांढस बंधाया। देखिए किस तरीके से तस्वीर में प्रधानमंत्री खुद हेमंत सोरेन का ढांढस बंधा रहे हैं इस मौके पर। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बताती है कि क्या शख्स रहे होंगे शिबू सोरेन जी। सर, किस तरीके का अनुभव आपका, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको एक दल से भी ऊपर लाकर खड़ा करता है? देखिए, एक तो राजनीति में दुश्मनागत जो उनकी थी, वो दुश्मन किसी को नहीं टारगेट करते थे कि हमारा दुश्मन है उससे नहीं बात करेंगे। हर किसी से मिलकर के मामले को सुलझाने की कोशिश करते थे। जो शफीक जी ने कहा या विनोद जी ने कहा, उनमें खासियत थी, जब साहूकारों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, जो साहूकार बकरी खोल ले जाते थे, मुर्गी खोल के ले जाते थे, और साहूकारी प्रथा के खिलाफ जो हुआ कि नहीं, खेत हमारा है, हम काट लेंगे। सारे खेत को कब्जा करते गए, 2 पैसा 4 पैसा, 2 आना 4 आना 8 आना दे करके सारा ज़मीन ले रहे थे संथालपुरना में। तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ, इस आंदोलन से उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि आपको मैं बताऊं कि झारखंड में इकलौता व्यक्ति है, सिंगल राजनीतिज्ञ, जिसको वोट देने जाने के लिए उनके वोटर संथालपुरना में पहले उनके तस्वीर की नहाते धोआते हैं, पूजा करते हैं तस्वीर की, तब जाते हैं वोट डालने के लिए। और पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि हेमलाल मुर्मू पार्टी बदल लिए थे, तो हेमलाल मुर्मू ने एक बार अपना संस्मरण सुनाया कि हम पूछे किसको वोट दिए जी, तुम हमको वोट नहीं दिए इस बार। बोला वोटवा तो आप ही को दिए। बोला किसको वोट दिए? तीर धनुष पर। तो ये तीर धनुष और शिबू सोरेन की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि उनके लिए लोग जीने मरने के लिए भूखे रह करके 4 बजे तक वोट डालने जाएंगे, लेकिन पहले पूजा करके तब जाएंगे। यह पॉपुलैरिटी थी। दूसरे की CNT SPT एक्ट को प्रॉपरली लागू किया जाए, यह जो कमिटमेंट था, इसलिए कि इस बीच में पॉलिटिशियंस में, आम पॉलिटिशियंस में यह आया है, ट्राइबल टू ट्राइबल ट्रांसफ़र करने का राइट दे दिया जाए CNT SPT में। वो उससे सख्त खिलाफ थे। वो बोलते थे कि ज़मीन ही इसकी माँ है। मैंने पहली बार जब यहाँ मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बनते समय जो उनका भाषण था, वो बोला कि ज़मीन ही ऐसी चीज़ है जिसको कोड़ोगे, एक ऐसी माँ है, कोड़ोगे और कुछ छोड़ डाल दोगे ना, तो तुमको जो डालोगे एक बीज, उसमें से तुमको 100 बीज मिलेगा। ये जीविका का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए इसको न बेचो, न ही किसी के पास गिरवी रखो, न किसी को कब्जा करने दो। उसी तरह से स्त्रियों के प्रति जो सम्मान था, जो शफीक जी ने बताया कि हड़िया बेचना जो है, दारू बेचना, तो उनका रोपा हुआ बीज आज के दिन में कहीं भी शहर में आपको हड़िया बेचते हुए कोई महिला नहीं दिखेगी। हेमंत सोरेन ने ही जोड़ा, थोड़ा बहुत रघुबर दास ने भी किया कि इन लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। तो ये है कि हड़िया बेचते हुए कहीं आपको नहीं दिखेगी। लेकिन जहाँ वो रहे, जहाँ मूवमेंट चला, वहाँ उन्होंने दारू बंद कराने की भरपूर कोशिश की।
और सूरज मंडल उनके साथ इनका काम था पकड़ के पीटना, दारू बना रहा है क्या सभी जबरदस्त पिटाई करते थे। तो ये पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ी कि ये हमारा आदमी है जो हमारा दुख सुनता है और हमारा दुख दूर करने के लिए भरपूर कोशिश करता है। मतलब परिवार के एक सदस्य के रूप में बिल्कुल, उनकी बिल्कुल, पहचान थी बिल्कुल, और वो इंडिकेट लोगों से बिल्कुल, जोड़ते थे अपने आप को। बिल्कुल। शफीक जी, किस तरीके से आप तो चूंकि बहुत नजदीक रहे उनके, तो जब लोगों का जैसे जनता दरबार लगे या राजनेता कहीं पे वो रैली करने जाते थे या इस तरह की चीजें, तो कैसे आम पब्लिक से वो इंटरेक्ट करते थे? देखिए, शिबू सोरेन एक जननायक थे और झारखंड आंदोलन के शुरुआती दौर में हम उनके साथ में रहे। 75-76 से हम उनके साथ रहे। 89 में जब प्रभात खबर हम आ गए थे उसके बाद तो लगातार ही उनके साथ रहे, लेकिन उससे पहले भी उनके साथ, क्योंकि वो ज्ञान रंजन जी के यहाँ आते थे, हम ज्ञान रंजन के साथ रहते थे, तो उनके साथ हमको जाने का मौका मिला। तो संथाल परगना में हम देखे कि शिबू सोरेन कहीं अगर मीटिंग रखे हैं, सभा रखे हैं दिन में, और दिन भर कहीं दुमका अपना सभा स्थल पर नहीं पहुंच पाए, रात को 10 बजे 11 बजे पहुंचे हैं, तब भी लोग वहाँ इंतजार कर रहा है। लोग अपना चावल दाल लेके जाता था, दिन का खाना बनाया, फिर रात को खाना बनाया कि गुरुजी वहाँ आएंगे ही। रात को 10 बजे पहुँचे, 11 बजे पहुँचे, बिना उनकी बात सुने हुए लोग नहीं जाता था। और हम अपने उनके साथ रहने में एक चीज़ और देखा कि किसी से गुस्साते नहीं थे कभी वो। अच्छा। और सब कार्यकर्ताओं को या फिर आम लोगों के साथ बहुत जैसे उन्होंने कहा कि बहुत मिलनसार थे। कभी किसी को ये नहीं कहते थे कि नहीं बात करेंगे। शायद इसीलिए आप बोल भी रहे कि वो जननायक का जो आपने एक उनको दिया है, विशेषण उनके लिए लगाया है, शायद इसी वजह से कि वो हर किसी से जुड़ते थे, परिवार के सदस्य के रूप में, मेंटर के रूप में, या जो भी हो। जैसे मधुकर जी बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने एक सामाजिक क्रांति की लहर यहाँ पे पैदा की, भाई हड़िया दारू नहीं बेचो आप, उसके बाद जमीन अपना नहीं बेचो। तो ये एक मेंटर जो हो सकता है, परिवार का मुखिया की बात ही लोग सुनते हैं, तो उस तरह की भूमिका हो सकता है। विनोद जी के पास हम आएंगे। विनोद जी, चूंकि आपने शिबू सोरेन जी पर एक किताब भी लिखी है, तो क्या किस तरीके से आपने उनकी भाव भूमिका को समझा है और किस तरीके से उन्हें आप मानते हैं? अगर एक कहा जाए कि एक दशक के वो बड़े नेता, क्योंकि करीब 6 दशकों का उनका राजनीतिक कैरियर रहा है। देखिए, उसमें जो मुख्य बात है समझने की कि शिबू सोरेन के पहले झारखंड में कई नेता हुए थे। जयपाल सिंह एक बड़े नेता थे, कार्तिक उरांव थे, इसके अलावा बागुन सुमड़ई थे और कई एनी होड़ो थे। ये सारे नेताओं के बाद शिबू सोरेन आते हैं। लेकिन इन सब में फ़र्क क्या था, इसको एक ही राय उसको डिफाइन किए हैं, बोले थे कि ये सारे लोग जो थे वो एक तरह से थोड़े से प्रबुद्ध और एलिट क्लास से थे, और शिबू सोरेन एकदम साधारण घर के आदमी थे। एक मामूली किसान परिवार था, उनके पिता नेमड़ा में ज़मीन थोड़ी बहुत थी, अपना खेती बाड़ी करते थे, और उनके पिता मास्टर थे उस समय भी। दूसरा फर्क ये था कि झारखंड आंदोलन था उस समय भी पीक पर, माने चल रहा था, लेकिन शिबू सोरेन जो आंदोलन में शामिल हुए इसमें, तो वो उस समय झारखंड आंदोलन, अलग राज्य का आंदोलन नहीं, वो क्या किए कि सीधे जनता को संघर्ष के में उतार दिए जमीन पर। एक ये बहुत बड़ा फर्क था कि उसके पहले तक जो भी राजनीति थी वो मेमोरेंडम की राजनीति थी, आवेदन देता था, लोग धरना देता था, प्रदर्शन करता था, घेराव वगैरह होता था, चाहे जो। शिबू सोरेन ने जनता को सीधे संघर्ष में उतार दिया, ये था। इसके अलावा एक और गौर करने की बात है कि जो भी आंदोलन होता था उसका केंद्र पहले रांची हुआ करता था, झारखंड आंदोलन का केंद्र। लेकिन शिबू सोरेन जो आंदोलन यहाँ से लगभग रांची शहर से 100 किलोमीटर दूर, उनके आंदोलन का केंद्र जो धनकटनी आंदोलन के नाम से मशहूर हुआ, वो टुंडी में था, धनबाद में। उसके अलावा वो उसका चरित्र, मूल चरित्र भी शुरुआती दौर में, अब तो शिबू सोरेन जैसे इसमें वो जो आदिवासी व सनत समाज करके युवाओं में, इनके पिता की हत्या हो गई थी जी। महज वो उस समय 14 बरस में के रहे होंगे,
और इत्तेफाक से जो अभी ज्ञान रंजन की बात हो रही, मथुरा जी बोले, और ये भी जी ज्ञान रंजन से परिचय कहाँ से हुआ, इसका एक रोचक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको कि ये जो गोला में एक हाई स्कूल था, उसमें ज्ञान रंजन के फुफ्फा हेडमास्टर थे। जी तो ज्ञान रंजन छुट्टी में वहाँ जाते थे और शिबू सरन उसी आवासीय विद्यालय में वहाँ रहते थे। तो उस समय से जो परिचय था थोड़ा। अब शिबू सरन के पिता सोबरन मांझी की हत्या हुई थी, वो भी शराब का विरोध करते थे और वहाँ जो गांव का था लोग, वो लोग, एक बिष्टू साव करके था, चिन्हित आदमी है, उन लोगों ने मिलकर इनकी हत्या करवा दी उनके पिता को। और उस दिन शिबू सरन के और इनके भाई थे राजा राम, दोनों हॉस्टल में रहते थे। उनको खाना रसद पहुंचाने ही आ रहे थे रास्ते में कि इनकी हत्या हो गई। तो ज्ञान रंजन से उसी जमाने का जो परिचय था, वो ज्ञान रंजन ने बाद में राजनीति में कैश किया। अपने विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए शिबू सरन चूंकि बड़े नेता बन चुके थे, तो उनको ले आए, प्रचार भी करवाए। और ऐसा कोई खराब सेंस में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ज्ञान रंजन का ताकत जो राजनीतिक कद था, उसका एक बड़ा कुंजी ये था कि वो शिबू सरन को अपने पास करीब रखते हैं, नियंत्रण में थोड़ा रखते हैं। आप चूंकि टुंडी का जिक्र किए, तो चूंकि वहां से एक संस्मरण मैं भी एक जोड़ के देख रहा था कि श्यामलाल मुर्मू का भी जिक्र होता है कि किस तरीके से वहीं वो रह के उनके पास, तो हम चाहेंगे कि वो भी जरा संस्मरण। हाँ, तो वो है कि जब शिबू सरन यहाँ से गए, उसमें थोड़ा सा और भी, चूंकि और लोग भी ऐसा नहीं लगे कि शिबू सरन अपने बलबूते अचानक हो गए। नेमरा से शिबू सरन चले तो उसी समय बोकारो स्टील प्लांट बन रहा था। उस विस्थापन आंदोलन में भी थोड़ा बहुत रहे और वहीं उनकी मुलाकात विनोद बिहारी महतो से हुई। विनोद बिहारी महतो विस्थापितों का ये करते थे, केस लड़ते थे। तो कुछ लोग इनके मित्र शिबू सरन को, चूंकि शिबू सरन में बहुत केस वेस हो चुका था, तो इनको ले गए विनोद बिहारी महतो के पास, केस के लिए नहीं कि बच के रहो कुछ दिन, अपने क्षेत्र में मत रहो। तो विनोद बिहारी के पास ले गए। विनोद बिहारी महतो को एक आदमी चाहिए था जो गवाही दे कोर्ट में विस्थापित हुए पक्ष में। तो जब शिबू सरन को देखे तो दंग रह गई। शिबू सरन का व्यक्तित्व शुरू से भव्य था, लंबा चौड़ा, पतले दुबले ही थे, बड़ा बाल और इस तरह का। तो बोले कि, तब वो बोले परिचय क्या है तुम्हारा? तो शिबू सरन, तब वो कह रहे तो वो कहे कि चलो मेरे साथ धनबाद तुम। और धनबाद में इसको ले गए और अपने कार्य ऑफिस में या कहीं भी रख दिए। वो शक्तिनाथ महतो और ये लोग सब एक साथ रहते थे और एक जीप दे दिए और पेट्रोल भरा के कि तुम लोग प्रचार उचार करो। अब बाद में इन लोगों ने ही प्रेरित किया कि चूंकि शिबू सरन आदिवासी हैं, तो उनको आदिवासी बहुल क्षेत्र में ले जाया जाए। तो उनको टुंडी ले जाया गया और टुंडी में जो गए वो, तो प्रेम प्रकाश मुर्मू के ईसाई एक थे, माने वहाँ थे उस क्षेत्र के परिचित, तो शिबू सरन के साथ गए। लेकिन बाद में श्यामलाल मुर्मू के ही जमीन पर जो उसको महाजनों ने कब्जा कर लिया था, तो उसको मुक्त कराए और उसी जमीन पर टुंडी में वो ऐतिहासिक पोखरिया आश्रम बना जो आंदोलन का केंद्र था। उसका श्यामलाल मुर्मू का बहुत दुखांत अंत हुआ। लेकिन वो ये हुआ कि चूंकि माओवादी, कहते हैं लोग कि माओवादी उससे पहले से सक्रिय थे, लेकिन शिबू सरन के नेतृत्व में वहाँ जो आंदोलन चला वो इतना तीव्र था कि माओवादियों का प्रवेश रुक गया। लेकिन शिबू सरन के संसदीय राजनीति में जाते ही माओवादी उस क्षेत्र में घुसे, ज्यादा सक्रिय हो गए। चलिए, और उन लोगों ने ही उसकी श्यामलाल मुर्मू की हत्या कर दी। चलिए, अब उनका जो बनाया था बेदी, उसको तोड़ दिया है, इतना नफरत कर दे। ठीक है, उस पर हम आएंगे। चूंकि झारखंड की राजनीति के एक युग का आज अंत हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके पुत्र हैं और वो करीब 1-1.5 महीने से दिल्ली में खुद मौजूद थे। उसके बाद जब उन्होंने खुद ट्वीट कर आज सुबह इसकी जानकारी दी कि अब हमारे बीच शिबू सोरेन जी नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कैमरा पर प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। आइए सुनते हैं कि हेमंत सोरेन ने क्या कहा है। आप सबको मालूम है, आज एक बहुत ही मर्माहत करने वाला दिन है।
देश के आदिवासी के नायक, जिनको विश्वम गुरु के नाम से भी जानते थे, आज शिबू सोरेन जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। आज सुबह इनका निधन हुआ, लगभग 8 बजे। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। कई बार स्वास्थ्य में अच्छी सुधार देखने को मिला, कई बार हालात खराब होने की भी स्थिति बनी। आखिरी वक्त तक उन्होंने संघर्ष किया, अंतोगत्वा आज इनका निधन हुआ। हमारे पास शब्द नहीं है। तो अभी हम सुन रहे थे शिबू सोरेन जी के सुपुत्र हेमंत सोरेन को, जो श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे थे और उन्होंने कहा कि किस तरीके से अब आगे का कार्यक्रम होगा, और जो जानकारी दे रहे थे उसके मुताबिक आज अब थोड़ी देर बाद उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाएगा रांची, और उसके बाद कल सुबह दिन में विधानसभा में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी करीब 11 बजे के आसपास, और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को नेमरा ले जाया जाएगा, जो उनका पैतृक गांव है, और वहीं पर उनको अंतिम संस्कार उसका होगा। मधुकर जी से सबसे पहला कमेंट हम ये लेते हैं कि किस तरीके से मधुकर जी, इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो कृतित्व है, किस तरीके से इन्होंने झारखंड आंदोलन की रूपरेखा रखी, और ये आज जो झारखंड 25 वर्ष अलग राज्य बने हुए हो गए, उनके सपनों का झारखंड किस दिशा में बढ़ रहा है, और उनकी जो हम कह सकते हैं योगदान झारखंड को लेकर है, वो क्या कुछ नजर आता है आपको? देखिए, एक तो जो सामाजिक क्रांति की बात उन्होंने की थी, उस सामाजिक क्रांति के पथ पर मैं मानता हूं कि बहुत हद तक मेरी समझ से हेमंत सोरेन चल पड़े हैं। हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना वगैरह 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 जो किया है, उसके पीछे ये है कि जो जिनका था वो लुट चुका है, इसलिए उसको कुछ सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट से उसको खड़ा करने की कोशिश की जाए। तो सामाजिक क्रांति का जो बीजारोपण उन्होंने किया वो पौधा बनने लगा है, और हम उम्मीद कर सकते, सब चमत्कार तो होता नहीं है, कोई चमत्कार कर दे, कोई जादू कर दे और चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन यह सबसे बड़ी बात जो दिखती है कि कहीं हड़िया बेचने वाली आपको नहीं दिखेगी, जबकि हर चौराहे पर जब आप आए होंगे तो लगभग हर चौराहे पर हड़िया बेचने वाली 5-10 वहाँ खड़ी रहती थी। अभी भी थोड़ी बहुत दिखती है, लेकिन लगभग बहुत लगभग नहीं है, माने हम जो मेन रोड का इलाका है, कहीं भी राजभवन के पास चौराहे पर वहाँ बैठी रहती थी, वो सब खत्म हो गया। रिक्शा वाले बैठ कर वहाँ पीते, या दूसरे लोग जो सब मुसाफिर हैं वो भी बैठ के पीते रहते थे। ये सब खत्म, धीरे धीरे चीज़ें खत्म होने लगी हैं। अब हेमंत सोरेन पिता के ये विरासत को या उनके जो सपने हैं, उन सपनों को कैसे पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यह कहना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, किसी के लिए मुश्किल है, लेकिन मैं मानता हूं कि उन्होंने जो सपोर्ट सिस्टम शुरू किया है, वो सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा आधार बनेगा आगे सामाजिक क्रांति को करने, सामाजिक क्रांति को आगे बढ़ाने में ये सपोर्ट सिस्टम काम करेगा। क्योंकि बहुत नज़दीक से रहे हैं शफीक जी उनके साथ। शफीक जी, किस तरीके से, चूँकि वो 3 बार राज्यसभा के सांसद रहे, 4 बार लोकसभा में गए, 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, और इसके अलावा जो उनकी राजनीतिक कई केंद्र में कोयला मंत्री रहे, तमाम तरह की जो पद पर वो उन्होंने सुशोभित किया है, और जो उनका योगदान है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, और चूँकि आप नज़दीक से रहे तो उनका काम करने का तरीका क्या रहता है? देखिए, झारखंड आंदोलन हो या फिर मुख्यमंत्री हो, आंदोलन के दौरान जिस तरह से सभी को लेकर के चलने के उनमें जो क्षमता थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी किसी अधिकारी के प्रति या कोई किसी के प्रति कोई कटुता कभी नहीं रखा। बैठकें करते थे, बैठक में ये अपनी मंशा बताते थे कि आगे करना क्या है, और उसको कैसे ज़मीन पर उतारना है। और इसका और दूसरा पक्ष है कि जो जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो देखिएगा आज भी मिलने वालों को तांता लगा रहता है। तो शिबू सोरेन के आवास में भी जैसे 11 बजे अगर दफ्तर निकल रहे हैं तो 100-200 आदमी लोग आकर के पहले से बैठा रहता था। तो वो नियमित एक सिस्टम बना कर रखे थे कि हम हर आदमी से मिल के जाएंगे, एक लाइन से सबको खड़ा कर दिया जाता था, और सभी का आवेदन खुद लेते थे, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा साथ में रहना ले लिया।
और एक अफसर डिप्यूट था, जितना एप्लीकेशन आया है वो सीएमओ में बैठ करके उसको संबंधित विभाग को भेजना और काम कराने के बाद फिर जिसका आवेदन है उसको इन्फॉर्म करना। ये बहुत बड़ी बात थी जो नहीं दिखता है बाद में, या पहले भी नहीं दिखता था कि आप लोगों से सुन लिया, बात सुन लिया, काम हुआ कि नहीं, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये इनका सिस्टम था कि काम करा करके जो काम लेके आया है उसको आपको सूचना भी देना है। तो सफीक जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि किस तरीके से वो, जैसा कि मधुकर जी ने बताया कि वो एक कॉमन मैन की तरह रहते थे और कॉमन मैन का बहुत वो ध्यान रखते थे, उस पर बल इन्होंने दिया। विनोद जी, किस तरीके का अनुभव आपके साथ, उनकी जो कार्यशैली रही है, आपने चूंकि किताब भी उस पर लिखे है, तो उनके कार्यशैली को और झारखंड को बुनने में ताना बाना, क्योंकि मधुकर जी भी बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने सामाजिक क्रांति की नींव यहाँ पर रखी और वो ताना बाना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसी संदर्भ में बात करते हैं कि एक आईएएस अफसर थे केवी सक्सेना जी। उनका शिबू सोरेन के जीवन में बहुत एक भूमिका रही है महत्वपूर्ण, जी। टर्निंग पॉइंट जो था। जी। तो उससे आपको लगेगा कि वो शिबू सोरेन कैसे कार्यशैली या वहाँ रह के भी महाजनी शोषण खिलाफ जो आंदोलन था वो तो धनकटनी आंदोलन था, थोड़ा उग्र था, जी। लेकिन इसके साथ साथ जो रचनात्मक काम करते थे वो कैसा था, जिससे अभिभूत होके केवी सक्सेना ने ही उनको गुरुजी कहना शुरू किया। हुआ ये कि 74 में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने जब निर्णय लिया कि अब चुनाव करवाना है, तो वो चाहते थे कि झारखंड में वो आदिवासी नेतृत्व जो है उनके साथ रहे, और शिबू सोरेन चर्चित हो चुके थे। तो कहते हैं, इसको हम प्रमाणित हम नहीं बोल सकते हैं, हम तो थे नहीं, कि मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा के मार्फत कि इनका नियुक्ति, इनको भेजा गया केवी सक्सेना को यहाँ धनबाद में। पहले वो एसडीओ रह चुके थे, और था ये कि शिबू सोरेन पर तो शूट एंड साइट का ऑर्डर था, इमरजेंसी में मार देता उनको। उस समय जैसा टेंशन वाला वातावरण था, केवी सक्सेना बोले कि हम निपटेंगे इससे। तो उनको भेजा गया कि जाओ और तुम ये कम्युनिकेट करो इस चीज़ को कि बागी जीवन छोड़े। तो केवी सक्सेना जो 74 में आए, पोस्टेड हुए डीसी बन के धनबाद में, और 2-3 महीने के अंदर ही बोले कि हम पोखरिया जाएंगे। सब लोग बोला कि नहीं भाई, थोड़ा बहुत सुरक्षा वगैरह व्यवस्था करके जाइए। बोले कि नहीं, ऐसा हमको कोई ज़रूरत नहीं है। वो चले गए पोखरिया आश्रम, और वहाँ जितना सुने थे वहाँ देख रहे हैं कि सामूहिक खेती हो रही है, छोटा छोटा बांध बनाया गया है, 1-2 जगह ही सही। इसके अलावा अनाज का गोला बनाया गया है, रात्रि पाठशाला चल रहा है, और इसके अलावा शराबबंदी के खिलाफ, जैसा मधुकर भी बोले, चाहिए भी बताए कि बहुत कड़ा था कि वो पिटाई भी करते थे, जाके तोड़ देना, महुआ का शराब भी और जहरिया भी का विरोध करते थे। उससे अभिभूत होके ही केवी सक्सेना उनसे बोले, उनको कहने लगे गुरुजी, और उनको एडवाइस किए कि भैया अब आप ये बागी जीवन छोड़िए, नहीं तो पकड़े जाइएगा, इमरजेंसी का दौर है, या जेल में सड़ जाइएगा या मार दिए जाइएगा। तो आप जाके और आत्मसमर्पण किए, वो टुंडी में आत्मसमर्पण किए, जाके गुरुजी मान गए कि हाँ आत्मसमर्पण करेंगे। किए। एक रात धनबाद जेल में बंद थे, हमारे साथी हम लोगों के हेमंत जी भी इत्तेफाक से बंद थे, वो आंखों देखा बता रहे हैं कि रात को बख्तरबंद गाड़ी आई वहाँ, और कुमुक उतरा, और इनको चारों तरफ जो स्टाइल होता है उनको बीच में ले जाके, और हम लोग आधिकारिक रूप में से नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि उनको बोकारो ले जाया गया। वहाँ के सर्किट हाउस में जगन्नाथ मिश्रा और लोग वहाँ पहुँचे, बातचीत हुआ, और शिबू सोरेन के सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए या कांग्रेस के साथ मिलकर राजनीति। लेकिन शिबू सोरेन दिशुम गुरु क्यों कहते हैं? दिशुम गुरु तो मैंने सभी दिशाओं के गुरु, सबके गुरु, ये आशय है। लेकिन गुरु जी तो केवी सक्सेना कहना शुरू किए, और हम उनको जो संसदीय राजनीति में आने के बाद जो धनबाद में, चाहे जो मधुकर और ये बता रहे हैं, ये सब उतना क्लोज नहीं देखे, लेकिन बोकारो में लगभग 15 वर्ष तक उनको रोज नहीं तो सप्ताह में 1-2 रोज उनका स्टाइल था कि घर से बाहर निकलते थे। HSCL का क्वार्टर था, मिला हुआ था उनको, वहाँ रहते थे। अब बाहर निकलते थे और बाहर बैठते थे, और सारा लोग बैठा रहता था वहाँ,
सब लोग आते थे जाते थे और वहाँ आके मिलते थे। और शिबू सोरेन थोड़े बहुत संकोची भी थे, जी। जितने आक्रामक थे, जितने सहज थे अपने लोगों के बीच, हाँ। वो एकदम एक तो सब लोग जानते हो कि शाकाहारी थे वो, भात दाल सब्जी भुजिया खाते थे, कहीं मीट मछली नहीं खाते। उसका तो वहाँ कितना वो बेचारे संकोची थे। हाँ। बाद में तो सब लोग राजनीति में पक जाता, वो भी थोड़ा बहुत पके। हाँ। तो लेकिन ये आपने एक नया अंदाज बताया कि वो बहुत संकोची थे, हम लोग भी इस fact वो को नहीं इसलिए जानते इसको थे। ऐसे देखिए कि हाँ। हम एक बार पूछे कि गुरु जी इस सूरज मंडल के चलते ही सारे पार्टी में विद्रोह है, हाँ। सारे नेता अभी क्षुब्ध रहते हैं, चाहे आजसू वाले सूरज सिंह बेसरा और शैलेंद्र महतो भी हैं। हाँ। तो हमसे बोले क्या कहें विनोद जी, ये हम सीसीएल के अफसर को कुछ कहते हैं सुनता ही नहीं है, हाँ। और सूरजवा कहता है तो हक देता है। तो ये उनका भदेशपन था, लेकिन वो सच्चाई बयान कर रहे थे, ये था उनमें। और दो चीज और कह के हम बात खत्म कर देंगे, समाप्त। एक दो आरोप उन पर लगता है। एक आरोप कि वो लालू यादव से क्यों समझौता कर लिए, वो बड़ा टेक्निकल चीज था। एक बार इस पर भी हमसे बात हुई, गुरु जी लालू यादव बोलता है मेरे लाश पर बनेगा ये वो। तब बोले कि जो अलग झारखंड राज्य का मांग है उसका राजद सपोर्ट करती है। तो उससे पेश क्या था कि उसमें तो पुरलिया माने बंगाल का भी हिस्सा वहाँ का, तो बृहद राज का सपोर्ट वो करता था। वो जानता था, चालाक आदमी था कि ममता तो देगी नहीं, इसलिए बृहद राज का सपोर्ट करो। और इसलिए गुरुजी के साथ समझौता हो गया, और वो उसके कारण एक बहुत अच्छा राजनीतिक दौर शुरू हुआ यहाँ, जिसमें 6 सांसद तक इनके बने थे। लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ, और दूसरा जो लालू यादव 18 जिला का झारखंड को लेके बोल दिया कि मेरे लाश पर बनेगा, तो रिश्ता तोड़ दिया गया। तो रिश्ता तोड़ दिया गया। ठीक है, ये ऐसे संस्मरण है जो कहीं ना कहीं छुपे हुए संस्मरण भी रहे। मतलब जी आपके जो अनुभव है, जो कि पत्रकारिता आपने बहुत नज़दीक से और ग्रास रूट की भी पत्रकारिता की है, आपके कुछ वैसे अनुभव कुछ रहे हैं? हमारे तो अनुभव जो ज्ञान जी के यहाँ बताया कि वहाँ बैठकी होती थी, जो मूवमेंट का दौर, पिक मूवमेंट जो था आंसू के साथ, उस समय मिलना जुलना होता था। सूरज मंडल से भी, शिबू सोरेन से भी, सूरज सिंह बेसरा से भी लगातार मिलना जुलना रहता था। और जो भी डेवलपमेंट अब मूल रूप से प्रभात खबर में हम ही कोऑर्डिनेट करते थे, तो इसलिए वो मुलाकात होती रहती थी। तो वहाँ भी जाने पर कभी ऐसा नहीं रहा कि मेरे पास समय नहीं है, किसी भी स्थिति में समय है, ठीक है उनको बुला लो। एक तो वहाँ से भी पहचान थी कि भाई अखबार में है, और अखबार का मालिक ही इनको बहुत ज़्यादा तरजीह देता, चलो हम भी थोड़ा सा वो करते हैं। और उनको ज़रूरत भी थी हमारी, इसलिए कि हम सिर्फ वो मूवमेंट कवर नहीं करते थे, बल्कि एक्टिविस्ट के रूप में मूवमेंट कवर भी करते, रिपोर्टिंग भी करते थे। तो अभी सूरज सिंह बेसरा ने जो प्रोग्राम किया था, वो सर्टिफिकेट देने का, हम बोल गए तुम क्या सर्टिफिकेट दोगे, हम तुमको सर्टिफिकेट देंगे, है ना। लेकिन उनके व्यक्तित्व में जो मौका नहीं मिला झारखंड को बनाने का, जो उनको सपना था, अगर उनको मौका मिलता, जैसे विनोद जी ने कहा कि एक जो कमी थी ना, वो कमी थी कि प्रभावी ढंग से ब्यूरोक्रेट से काम नहीं करा पाते थे। जैसे ब्यूरोक्रेट कोई एक्सक्यूज करता था, वो मान लेते हाँ सही कह रहे, छोड़ ना भाई अब क्या है, वो भी तो आदमी ही है ना। लेकिन इस मामले में सूरज मंडल का था, सूरज मंडल काम करा लेते थे, करना है तो करके ले आओ, रिपोर्ट करो हमको क्या करना है नहीं करना है। तो वो किसी कारण से दोनों के बीच विवाद हुआ, वो अलग हो गए। लेकिन झारखंड अगर बना, उस बनने में सूरज मंडल और शिबू सोरेन, शैलेंद्र महतो, निर्मल महतो, इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। और उस भूमिका में ए.के. राय भी शामिल है। ए.के. राय को हम लोग माइनस नहीं कर सकते, विनोद बिहारी महतो को माइनस नहीं कर सकते। और महिलाएं बड़ी संख्या में आई इस मूवमेंट में। शिबू सोरेन के मूवमेंट का सबसे बड़ी खासियत ये है कि महिलाओं को भी, बच्चे महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में किसी मूवमेंट में नहीं देखेगा। और किसी को उठा के नहीं लाते, भीड़ उठा के नहीं, मैंने बस पर चढ़ा के नहीं लाते थे। वो लोग अपना खाना पीना लेकर के आता, अपना खाना पीना बनाता था। और जब तक नहीं सुनता था दिसम गुरु के बारे में, आप दिसम गुरु क्यों कहा गया, कहा जाता है कि एक साथ वो कई जगह प्रकट हो जाते थे। ये क्या है, नहीं ये मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री पर अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। एक मिस्ट्री थी कि हर दिशा में शिबू सोरेन होते हैं, इसीलिए दिसम गुरु का नाम शायद पड़ा होगा। मतलब उन्होंने जनमानस में ऐसी अपनी छवि बनाई कि वो लोग को वो हर जगह दिखते थे, ये आप कह सकते हैं। चलिए ठीक है, इसमें लेकिन चूंकि पूरे राज्य में, पूरे देश भर में शोक की लहर है,
और चूंकि आज विधानसभा का सत्र भी चल रहा था और उसको अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, तो वहाँ पर जितने विधायक और मंत्री मौजूद थे सभी लोगों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, जेएमएम के नेता हों, आरजेडी के नेता हों, तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की। आइए सुनते हैं। देखिए, शिबू सोरेन के चले जाने से मैं कहूँगा कि झारखंड की राजनीति या झारखंड अपूरणीय क्षति, और शिबू सोरेन को मैं ये मानता हूँ कि भाई दूसरी पीढ़ी के वो नेता रहे जो अलग राज्य के लंबे समय तक लड़े, यानी समाज सुधारक के रूप में उनके लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ करके गए। आज तो चले जाने से मैं कहूँगा कि परमात्मा उनको श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारों को सहन करने की शक्ति। गुरुजी जो हमेशा गरीब, शोषित, वंचित, आदिवासी समाज की चिंता करते थे और उनका ज़्यादा जोर पशुपालन पर जोर रहता था। उनके सपनों को पूरा करने का काम हम सभी झारखंड वासियों का कर्तव्य है। उन्हें हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगी। शिबू सोरेन जी एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन है, और हमको लगता है कि जो उनकी विरासत है वो हम लोगों के विचारों में, हम लोगों के कार्यों में हमेशा जीवित रहेगा। मैं उनको श्रद्धांजलि भी देती हूँ और मैं यह भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। और राज्य का एक तरह से कहें कि हम लोग का आत्मा निकल गया हमारे पार्टी के लिए और राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति। निश्चित तौर पर उनके भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें कि आराधना उपासना हम लोग भगवान से करते हैं कि अपने चरणों में उनको स्थान दें। दिसम गुरु शिबू सोरेन जी हम लोग के बीच नहीं रहे। हम और झारखंड वासी सभी काफ़ी मर्माहत हैं। इनके निधन से की कमी को झारखंड में अभी पूरा नहीं किया जा सकता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें अपने चरणों में स्थान और उनके परिजन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को दुख की गहरी शक्ति दे, दुख की गहरी शक्ति दे। इस राज्य के जनता के लिए और विशेष रूप से जनजाति समाज दबे कुचले के लिए जो उन्होंने किया, वो जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक उनको याद किया जाएगा या फिर वो भुलाया नहीं जा सकता। और यही कहना चाहूँगी कि हमारे ससुर के साथ भी वो संघर्ष के समय से कह लीजिए या राजनीति के साथ ही कह लीजिए, उस समय से उनका साथ रहा है। तो मैं उस समय से उन्हें जान रही हूँ और मुझे सबसे गहरी संवेदना मैं व्यक्त कर रही हूँ परिवारजनों को। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में जो है स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लगातार जिन्होंने संघर्ष से इस झारखंड की परिकल्पना को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई, पूरे देश दुनिया में आदिवासी दलितों की आवाज़ बन करके जिन्होंने राज्य की सेवा करी, ऐसे गुरु जी के चले जाना इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जो कभी पूर्ण नहीं की जा सकती है। अलग होने में भी उनका काफ़ी सहयोग रहा है। उनके आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार को भी सहन शक्ति दे, इसके लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राजनीतिक गलियारों से शिबू सोरेन को लेकर श्रद्धांजलि और नेताओं की राय की वो किस तरीके से शिबू सोरेन को देखते थे, पाते थे। इस पे एक सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जो रघुवर दास ने कही कि रघुवर दास ने कहा कि मुझे एक बेटे जैसा प्यार उनको मिला। तो ये समझ सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये राजनीति में उनका कितना बड़ा कद था, इसको भी इंगित करता है। मुझे जी देखिए, राजनीति में जब रघुवर दास के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई जी, तो रघुवर दास बिल्कुल विपरीत
कहाँ भाजपा, कहाँ जेएमएम। जी लेकिन रघुवर दास ने कम्प्लीटली जब तक शिबू सोरेन जी रहे, गवर्नर रहने पर भी, गवर्नर नहीं रहने पर भी, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने मेंटेन किया इस रिश्ते को। जी पार्टी में इसको लेकर बहुत किचकिच होती थी जी कि भाई आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, तरह के कहीं वो उधर शिफ्ट नहीं होने वाले हैं, जो होता है कयास लगाया जाता है। लेकिन उन्होंने उसको मेंटेन किया। अभी भी आकर के वो मिले तो लोगों को लगा कि नहीं ये अपना दबाव बनाने की, तो वो दबाव वगैरह नहीं है। रघुवर दास इस मामले में बहुत फेयर रहे हैं। रघुवर दास को जितना मैं जानता हूँ 74 से लेकर के अभी के 50 सालों में, तो वो इस मामले में रिश्ते को निभाते हैं जी और रिश्ता उन्होंने निभाया कि पिता मानते हैं तो जाकर के हमारी जिम्मेवारी बनती है पुत्र के रूप में कि जाकर के उनसे मिले और मिलजुल कर हाल चाल पूछें। यह व्यक्तित्व उन्होंने बनाया था अपने काम से, जो उन्होंने काम किया समाज के बीच में। देखिए समाज के बीच में जब काम करिए समाज नोट करता है, ये आपको नहीं पता चलता है, लेकिन एक समय है कि समाज उसका प्रतिदान देता है। तो वो प्रतिदान समाज आज उनको दे रहा है कि पूरे देश में शोक की लहर है। जो उनके धूर विरोधी थे वो धूर विरोधी भी आज उनके साथ उनका कह रहे हैं कि इतना बड़ा नेता बहुत मुश्किल से पैदा होता है। जी मुश्किल से ऐसा नेता पैदा होता है। और चूंकि शफीक जी ने जननायक की संज्ञा भी उनको दी है, तो शफीक जी एक फाइनल कमेंट आपसे कि उनके व्यक्तित्व को लेकर आप क्या और किस तरह से एक राजनीतिक शून्य झारखंड में पैदा हो गया? देखिए, शिबू सोरेन जैसा नेता तो अब झारखंड को मिलने वाला नहीं है। उनका जो व्यक्तित्व था उस व्यक्तित्व का कोई आदमी अब पैदा नहीं लेने वाला नहीं है। मधुकर जी जिस तरह से बताया कि रघुवर दास जी के साथ जिस तरह से संबंध था, मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन, डिप्टी सीएम थे रघुवर दास, तो लगाव का क्या स्थिति है इसको बताते हैं कि रात के 10 बजे अगर रघुवर दास को शिबू सोरेन से मिलना है तो वो कोई सरकारी गाड़ी से नहीं आते थे, किसी का बाइक में हमको फ़ोन करते थे कि मिलना है, अभी हैं फ्री हैं कि नहीं। बोले फ्री हैं, आज ही हम गुरु से बोले कि मिलना चाहते हैं, तो अपनी बाइक से आ जाते थे मिलने के लिए। आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके, व्यक्तिगत हो या फिर सरकारी का बातचीत हो, वो लोग अकेले में बात करते थे। लेकिन लगाव किस हद तक था दोनों में, ये एक पर्सनालिटी का ही असर होता है कि लगाव किस तरीके का था। वो शफीक जी, विनोद जी आपसे भी एक फाइनल कमेंट चाहेंगे? हाँ, बातें तो अभी बहुत चलेंगी। अब देहांत हुआ है और अभी एक लोकप्रिय नारा यहाँ बना था कि शिबू नहीं आंधी है, झारखंड का गांधी है। तो आदिवासियों के बारे में एक छवि बनती है, तीर धनुष रखता है, तो ये कि वो हिंसक है। दरअसल वैसा नहीं। आज शिबू सोरेन के बारे में भी यही बात है कि हिंसा या किसी तरह का, जो लोग उनके पिता की हत्या करवाए वो उनको जानते थे, सब कुछ था। जब शक्तिशाली हुए तो बदला ले सकते थे, कर सकते थे। या और भी कोई घटना है, उन पर कई बहुत टुच्चा किस्म का आरोप भी लगा, जैसे अपने सेक्रेटरी को मरवा दिए, ये एक लगा था आरोप। हालांकि वो अंत में निर्मूल साबित हुआ, क्योंकि जिस लाश को बताया जा रहा था कि ये लाश उस आदमी का है, झा का है, वो पुष्ट नहीं हुआ अंत तक। तो इस तरह के चाहे और भी बहुत सी घटनाएं हैं कि वो खुला हुआ आंदोलन करते थे, चाहे चिरुडी कांड हो, चाहे इसमें हो। और जनसंघर्ष है तो उसमें तो थोड़ा बहुत हो सकता है आदमी मर जाए, इधर से तीर चला, उधर से वो लोग लठैत लोग मारा पीटा। लेकिन शिबू सोरेन व्यक्तिगत रूप से और आंदोलन में भी कभी भी हिंसक आंदोलन के समर्थक नहीं थे। उन्होंने माओवादियों के बारे में साफ कहा था अपने गांव के लोगों को और सब लोगों को कि याद रखो, उसका साथ दोगे तो ऐसे ठूठ में बदल जाओगे, पेड़ में, बांझ पेड़ में, जिसमें पेड़ पौधा पत्ता नहीं फेंकता है। कुल मिला के शिबू सोरेन एकदम निरामिष, खाली भोजन में ही नहीं, उनके कुल व्यक्तित्व में वो एक था। भदेशपन भी थोड़ा सा था, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक भाव था, लौकिक भाव, देवत्व वाला चीज। तो हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान थे जिन्होंने एक तरीके से शिबू सोरेन के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया, उनके साथ उनकी नज़दीकियाँ रही। और पत्रकारिता के दौर के साथ साथ चूँकि उनके जो हमारे साथ मीडिया मैनेजर भी थे वो भी थे, तो वो किस तरीके से उनके दौर में काम किए, ये तमाम अनुभव हम आपके सामने लेकर आए थे। और डीडी की तरफ से एक बार फिर
दूरदर्शन की तरफ से हम शिबू सोरेन जी को एक बार फिर श्रद्धांजलि देते हैं और पूरे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इतने अपने संस्मरण हमारे दर्शकों के लिए साझा की।